तो हमें स्ट्रॉन्ग तो हर चीज़ में होना है, हर सब्जेक्ट में होना है, तैयारी सबकी करनी है। लेकिन एक होता है कि ज़्यादा समय किसको देना है, तो ज़्यादा समय अपने मैथ्स और इंग्लिश को देना है और उसी पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। उसने उस पॉइंट पे आके छोड़ दी तैयारी। पता नहीं उसका क्या रीज़न था, क्या नहीं था, कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुआ, क्या हुआ, लेकिन बिल्कुल ही छोड़ गया वो तैयारी। तो यही अगर वो पेशेंट रहता और कंसिस्टेंट रहता, तो आज वो ज़रूर एक बहुत अच्छी पोस्ट मिली होती है उसको। और एक और चीज़ है जिससे मुझे भी डर लगता था और बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ जो लोग डरते हैं। हम लोग ना सबसे पहले तो मोटिवेशन फैक्ट्री को थैंक्स कि वो इतने एस्पिरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं और आई होप कि आज की जो हमारी वीडियो है वो भी काफ़ी एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करे। मैं निशांत कपूर गुड़गांव का रहने वाला हूँ और सीजीएल 2018 से मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। ये सीजीएल 2018 मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी एक्साइज इंस्पेक्टर। और मेरा जो स्कोर है वो है 602.8 आउट ऑफ 700। सबसे पहले अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही बहुत एजुकेटेड हैं। तो स्टार्टिंग से ही उन्होंने मेरा बेस बहुत स्ट्रांग बनाया और मुझे अच्छी जगह पढ़ाया और अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिली। 10th में मैंने 10 सीजीपीए स्कोर किया था, 12th में मैंने 89% स्कोर किया था और नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का था, तो उसके बाद मैं सीधा बीटेक करने चला गया था कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से। बीटेक में जाने के बाद लाइफ बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि मज़े ही मज़े और बस घूमना फिरना, एंजॉय करना, पूरी ऐश करना, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। और कॉलेज में जाने के बाद तो आपको पता ही है कैसा क्या होता है बच्चों के साथ, वही सेम मेरे साथ हुआ। फुल एंजॉय किया। लेकिन जब तक कॉलेज एंड होने वाला था, लगभग 2017-2018 की बात है ये, तब तक मुझे ये तो पता चल गया था कि मुझे प्राइवेट जॉब तो नहीं करनी, क्योंकि प्राइवेट जॉब का हाल दिख रहा था कि कितना बुरा हाल है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ये डिसाइड हो गया था कि मैंने प्राइवेट जॉब नहीं करनी। अब क्या करना है क्या नहीं करना वो देखना था। तो थोड़ी रिसर्च करी और देखा, सबका धीरे धीरे सोचा तो पता लगा कि एसएससीजीएल ही करते हैं। यही मुझे नियरेस्ट और बेस्ट ऑप्शन दिख रहा था कि यही करना चाहिए मुझे भी। तो मैं भी लग गया इसमें कि देखो कैसे करना है, क्या करना है, सब गाइडेंस वगैरह ली लोगों से। ये 2017 एंड और 2018 की बात रही थी कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने ये सोच के करी थी कि यार देखो करना तो मैंने यही है। तो ये मैं 2 अटेम्प्ट में करूँ, 3 में करूँ, 5 में करूँ या 1 में करूँ, करना तो यही है ना। तो इतना समय खराब करूँगा, पढ़ूँगा 2-3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 अटेम्प्ट में जाके, उससे बढ़िया ये है कि एक ही अटेम्प्ट में अपना फुल एफर्ट लगा दूँ और एक अटेम्प्ट में इतना अपना तरफ से सब कुछ 100% दे दूँ कि पहले अटेम्प्ट में ही हो जाए और मेरा टाइम बचे। और जब मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो मुझे किसी ने ये कहा था और बिल्कुल ठीक कहा था कि तू ये सोच के प्रिपरेशन करियो कि ये जो तू एसएससी सीजीएल का अटेम्प्ट दे रहा है ना, ये समझ लियो कि एसएससी ये अपना लास्ट बार ले रही है पेपर। तू ये सोच लियो कि आज के बाद, इस अटेम्प्ट के बाद, इस साल के बाद एसएससी पेपर कंडक्ट करवाने ही बिल्कुल बंद कर देगी। और वो सोचने से जो मन में मतलब एक आग जलती थी ना कि भाई अब तो करना है, तो ये तो लास्ट है कि एसएससी ले रही है, अगले साल से तो एसएससी लेगी ही नहीं, वैकेंसी नहीं निकालेगी, ये सोचता था मैं भी। तो उससे मेरा पढ़ने का जो मन करता था और जो मोटिवेशन मिलती थी ना, वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। जो एक एक्चुअल मोटिवेशन होती है ना, जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि हर एस्पिरेंट के लिए होनी चाहिए और वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए उसके लिए, वो पेरेंट्स होते हैं। अब अपने पेरेंट्स को देखो कि उन्होंने पूरी उम्र भर आपके लिए कितना कुछ किया और आज भी इस एज में भी वो आपके लिए कर रहे हैं। उनसे मोटिवेट हो, वो सपोर्ट तो आपको करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उनके सपोर्ट से और उनकी मोटिवेशन से आप बहुत अच्छा कर पाओगे। पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इस पेपर को क्रैक करने के लिए। अगर आप में ये 2 चीज़ें नहीं है ना, तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। तो पेशेंट रहो और कंसिस्टेंट रहो। देखो मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने ये कभी भी किसी को भी नहीं कहा कि आपको 8-10 घंटे पढ़ना है। मेरे हिसाब से दिन में 8-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। अगर आप दिन के 4 से 5 घंटे भी दे रहे हो ना इसकी पढ़ाई के लिए, तो वो सफिशिएंट रहते हैं। लेकिन वो जो 4 से 5 घंटे है ना, वो इफेक्टिव 4 से 5 घंटे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 4-5 घंटे में आप जो पढ़ रहे हो ना, उसके बीच में व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हो, दोस्त का फ़ोन आ गया, व्हाट्सएप उठा लिया, फ़ोन पे बात कर ली 15 मिनट, 20 मिनट फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, नहीं। वो काम करो इन 4-5 घंटे को छोड़ के, पूरा दिन पड़ा है आपके पास ये सब करने के लिए, वो बाद में करो। जो ये पढ़ने का इफेक्टिव समय है, ये बिल्कुल इफेक्टिव रहना चाहिए और इसके बीच में कोई भी ऐसी आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। 2018 के रिजल्ट का तो आपने देख ही लिया कि रिजल्ट जो है 2021 में आया है, लगभग 3 साल हो गए। तो पेशेंस आप खुद ही देख सकते हो कि कितनी चाहिए इसमें। तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी तो बहुत चाहिए, वो आप में होनी चाहिए। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत शार्प होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। अब तैयारी मान लो कंप्लीट हो गई आज और पेपर है आज से 2-3 महीने के बाद, तो अब वो क्या करते हैं, वो इस पॉइंट पे आके ना ढीले पड़ जाते हैं। यहाँ पे उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, ये बहुत गलत चीज़ है। जिस दिन आपकी तैयारी पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, आप पीक पे पहुँच गए, उसके बाद आपको रुकना नहीं है, आपको अपना डाउनफॉल नहीं करवाना। आपको और मेहनत करनी है और स्ट्रॉन्ग करनी है, मॉक टेस्ट लगाओ और लगे रहो उसमें। मतलब लगे रहो, बिल्कुल छोड़ना नहीं है।
मेरा खुद का एक फ्रेंड था मेरे साथ, जिसने मेरे साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। हम दोनों ने जिस दिन सोचा था और बिल्कुल साथ स्टार्ट किया था। काफ़ी अच्छा फ्रेंड है मेरा, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। तो उसके साथ भी मैंने देखा ये सेम चीज़ थी, वो बहुत शार्प था, बहुत इंटेलिजेंट था और मुझे तो लगता था कि यार ये तो मतलब टॉपर मटेरियल होते हैं ना जो, वैसा है कि ये टॉप 100 में तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद यही हुआ, प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, प्रिपरेशन चली धीरे-धीरे करके, मतलब ऑलमोस्ट जब हमारी हो गई प्रिपरेशन, हमें लगा कि 1-2 बार हमारा सिलेबस हो चुका है। उसके बाद हमें इसको और स्ट्रॉन्ग करना है और इसको रिवाइज़ करना है। उसने उस पॉइंट पे आके छोड़ दी तैयारी। पता नहीं उसका क्या रीज़न था, क्या नहीं था, कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुआ, क्या हुआ, लेकिन बिल्कुल ही छोड़ गया वो तैयारी। तो यही अगर वो पेशेंट रहता और कंसिस्टेंट रहता, तो आज वो ज़रूर एक बहुत अच्छी पोस्ट मिली होती है उसको। और कंसिस्टेंसी में क्या है देखो, जैसे मान लो किसी दिन आप बहुत थके भी हो, मान लो किसी फ्रेंड के यहाँ किसी की मैरिज है या कहीं आप बाहर गए हो, किसी पार्टी में गए हो, पूरा दिन थक गए। थकने के बाद भी आके आप एक बार बुक ज़रूर उठाओ। मैं ये चीज़ ज़रूर करता था और इसने मुझे बहुत हेल्प करी। आप ये सोच लो कि मुझे सिर्फ़ 5 मिनट पढ़ना है, थका हुआ हूँ, 5 घंटे नहीं पढ़ सकता, कोई बात नहीं, 5 मिनट तो पढ़ सकता हूँ। बुक उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो और जब पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, कई बार इतना मन लग जाता है, इतना इंटरेस्ट आता है कि वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं और कब 2 घंटे बन जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। ये सेम चीज़ मैं करता था और इसने मेरी बहुत हेल्प करी। जब भी मेरा मन नहीं होता था, मैं पढ़ने के लिए बुक उठाता था और फिर इंटरेस्ट जागता था, तो 2-3 घंटे तो मैं पढ़ ही लेता था उस दिन। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका आपने बहुत ध्यान रखना है, वो ये है कि जब आप अपने किसी टीचर को चूज़ करते हो, जैसे कोई अगर आप कोचिंग लगाते हो या इंस्टीट्यूट जॉइन करते हो, तो उसको आप बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के, बहुत वाइज़ली आप डिसाइड करना। मैंने ये एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे मार्क्स बहुत कम रह गए। अगर मैं वो गलती ना करता तो मेरे मार्क्स और इम्प्रूव होते। मैंने मेंस की जो कोचिंग लगाई थी, ऑनलाइन कोचिंग लगाई थी, वो मैंने एक ऐसे टीचर की लगा ली थी जो बहुत ही टफ क्वेश्चंस करवाते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी टीचर खराब या कोई भी टीचर अच्छा है, आप अपने हिसाब से टीचर को चूज़ करो। तो वो इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करवाते थे कि मैं अपने आप को मैथ्स में बहुत अच्छा समझता था, लेकिन जिस लेवल के वो क्वेश्चंस करवाते थे, मैं इतना ज़्यादा डिमोरलाइज़ हो गया था और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरे को तो बिल्कुल मैथ्स के बेसिक भी नहीं आते, मैं ऐसा सोचने लग गया था। और लगभग-लगभग जो 2 से ढाई महीने का टाइम मिला था हमें प्री और मेंस के बीच, उसमें से 1 महीना मैंने इसी में वेस्ट कर दिया। मैंने 1 महीना उनकी वीडियोज़ थी उनसे पढ़ता रहा और मुझे उसके बाद जो 1 महीना वेस्ट हुआ था ना, उसको कवर करने में बड़ी मेहनत लगी और बड़ा परेशान हुआ मैं। अगर वो गलती मैंने ना की होती तो आज मैं बहुत ज़्यादा मार्क्स और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाता। तो ये गलती आप मत करना। जो टीचर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करवाता है, उनसे इम्प्रेस नहीं होना आपने, हमने एवरेज पढ़ना है। देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना, जैसे एसएससी सीजीएल है जो हमारा, इसमें भी जो एक 80 से 90% जो पेपर आता है ना, वो एवरेज ही आता है, मॉडरेट पेपर आता है। जैसे मैथ्स में मेंस में अगर बात करें तो 80 से 90 क्वेश्चंस जो होंगे ना आपके, वो एवरेज होंगे। वो आपने एक एवरेज तैयारी से आपके निकल जाएँगे। तो जो मुश्किल आएँगे ना, वो वही 10-15 क्वेश्चन आएँगे और वो 10-15 भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत मुश्किल आ रहे हैं। और चलो हमने मान भी लिया कि बहुत मुश्किल आ रहे हैं, हम मान लेते हैं कि बहुत मुश्किल आ रहे हैं। तो ये क्या गारंटी है कि भाई आपने जो बहुत मुश्किल पढ़ा था, वो पढ़ने के बाद भी आप 10-15 मुश्किल क्वेश्चन कर पाओगे? तो हम लोग ये गलती करते हैं कि उन 10 क्वेश्चन को करने के लिए अपने 80 से 90 क्वेश्चन खराब कर देते हैं, जो मैंने भी करी, मैं मानता हूँ ये गलती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती मत करो। पहले मैं भी ऑफलाइन पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, लेकिन अब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कोरोना के बाद से। मैंने अपना एक चैनल बनाया यूट्यूब पे, मास्टर जी नाम का। उसमें मैं सारा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, चैप्टर वाइज़ पढ़ाता हूँ हर चीज़, ट्रिक्स वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह और सब कुछ उसमें आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं वो चैनल भी। मैथ्स में एक और चीज़ है जिस पे ध्यान देना आजकल ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है आजकल। जो मैथ्स की कैलकुलेशन है ना, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि आजकल मोस्टली एग्ज़ाम्स कैलकुलेटिव आते हैं। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने से क्या होगा, अगर आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने से कुछ अपना समय बचाओगे, तो आप एंड में जाके 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे और 5-6 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो जो ये 5-6 मार्क्स होंगे ना, ये आपकी फाइनल कट ऑफ में बहुत डिफरेंस डाल देते हैं और फाइनल कट ऑफ में ये लगभग-लगभग आपको 400-500 रैंक इंप्रूव कर देते हैं और उससे बहुत डिफरेंस आ जाता है आपकी पोस्ट में। और अगर मान लो इंस्पेक्टर भी लग रहे हो, 2 बच्चे हैं जो दोनों इंस्पेक्टर लग रहे हैं और 400-500 रैंक का डिफरेंस है, तो इतना डिफरेंस आ जाता है कि एक को होमस्टेड मिल रही है और एक को अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। मैथ्स और इंग्लिश पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये 2 ऐसे मेन सब्जेक्ट हैं जो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, क्योंकि ये प्री में भी आएँगे और मेंस में भी आएँगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीएस और रीजनिंग को छोड़ दो, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम किसी भी चीज़ को वीक रहने दें या किसी भी चीज़ को छोड़ दें। तो हमें स्ट्रॉन्ग तो हर चीज़ में होना है, हर सब्जेक्ट में होना है, तैयारी सबकी करनी है। लेकिन एक होता है कि ज़्यादा समय किसको देना है, तो ज़्यादा समय आपने मैथ्स और इंग्लिश को देना है और उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी वीक तो हमने कोई पॉइंट रहने नहीं देना, स्ट्रॉन्ग हमने हर चीज़ को बनाना है। और एक और चीज़ है जिससे मुझे भी डर लगता था और बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ जो लोग डरते हैं। हम लोग ना वैकेंसीज़ देख के डर जाते हैं कि यार वैकेंसीज़ बहुत कम है, 6000 हैं, 8000 हैं, 10,000 हैं और फॉर्म भरते हैं 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं
और अपीयर भी लगभग 10 लाख बच्चे तो अपीयर भी होते हैं और वैकेंसी इतनी कम है। आपने इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना। हमने क्या करना है, कितनी भी वैकेंसी हो, हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 वैकेंसी और 1 सीट चाहिए ना। तो आप सिर्फ़ उस 1 सीट के लिए फाइट मारो और वैकेंसी चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, आपकी फाइट तो उतनी ही रहनी चाहिए। आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ। मॉक टेस्ट प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जितना पढ़ना, जितना तैयारी करना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है। आप जितना अच्छा स्कोर करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना आपको एग्ज़ाम डे में हेल्प करेगा। और जो एग्ज़ाम फ़ियर और एग्ज़ाम नर्वसनेस होता है ना, वो भी आपके मन से निकाल देता है। और मॉक टेस्ट को करने के साथ-साथ उसको एनालाइज़ भी करना है। ये नहीं है कि मॉक टेस्ट कर लिया, अच्छा अब नंबर आ गए, अच्छे नंबर आ गए, चलो छोड़ दो, नहीं, ये गलती नहीं करनी। आपके नंबर कितने भी अच्छे आ रहे हों, आपने मॉक टेस्ट करने के बाद एक बार उसका एनालिसिस ज़रूर करना ही करना है। और आज थोड़ी-सी समय की कमी है, तो आज वीडियो को यहीं एंड करेंगे। तो आपकी कोई क्वेरी हो या आप कुछ भी पूछना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करें और को अगर आपके कमेंट्स और क्वेरीज़ ज़्यादा आती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर एक और वीडियो बना दें।